नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। मैं एक पुस्तक की समीक्षा कर रहा हूं जिसका नाम है सम्राट अशोक का सही इतिहास, यानी कि सच्चा इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बुक है उसकी भूमिका पे हम विश्लेषण कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक रिसर्च के बिहाफ पे किस तरह से इस बुक को लिखा है। और भारतीय इतिहास में ये जो पुस्तक है अब तक सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक मानी जाती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जैसे कि आपने भूमिका की 2 लाइनों में लिखा है, जैसे कि हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि मौर्य काल के बारे में मैग्निस्ट ने लिखा है कि भारतवर्ष के लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी मकानों पर ताले नहीं लगाते थे और न्यायालयों में बहुत ही कम लोग जाते थे। यानी कि उस जमाने की हम जब बात कर रहे हैं, जैसे कि मैग्निस्ट ने लिखा है आज से 2500 साल पहले, उस जमाने के लोग झूठ नहीं बोलते थे, मकानों में ताले नहीं लगाते थे और न्यायालयों में नहीं जाते थे। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो वास्तव में, ये जो इतिहास है, इस समय का जो इतिहास है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों नहीं जाना जाए, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसके बाद जितने भी सम्राट हुए हैं, राजा महाराज हुए हैं, इससे बड़ा सम्राट इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। और पाटलिपुत्र जो मौर्य वंश की जो राजधानी थी, पाटलिपुत्र थी, वो उसकी राजधानी थी। तो अशोक का ये कहना था कि अपनी प्रजा के लिए, कि प्रजा मेरे लिए सर्वोत्तम है, मुझे हर जगह जनता की ये बात सुनने के लिए बुलाया जा सकता है, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं अनंतपुर में हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ या अपने उद्यान में हूँ। मुझे अधिकारी जनता के कार्य के लिए कहीं भी बुला सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और क्योंकि ये लोक कर्तव्य है, लोगों के हित का कर्तव्य है, क्योंकि सर्व लोक हित से बढ़कर कोई भी हित या दूसरा क्रम मेरे लिए नहीं है। इसके बाद डॉक्टर प्रसाद अपनी भूमिका में लिखते हैं, सभी मनुष्य को अपनी संतान मानने वाले सम्राट अशोक ने जगह जगह मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, सड़कों पर पेड़ लगवाए। जो दोनों तरफ जो पेड़ हम देखते हैं वो अशोक की देन है। और जो अशोक के जो आज अस्पताल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, असेंबली लेवल पे हैं, वो महान अशोक की देन है। अशोक अपने जनहितकारी कार्यों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इससे बेजोड़ शासक भारत के इतिहास में नहीं है, ऐसा डॉक्टर प्रसाद मानते हैं। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने गंगा घाटी के धर्म को त्याग कर विश्व का धर्म दे दिया। इतिहास में ये है कि अशोक का जो साम्राज्य था और जो आज का जो उड़ीसा है उसको छोड़ के था, लेकिन उस जमाने में अशोक ने कलिंग युद्ध को जीता। और बताते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें मारकाट हुई। और उस युद्ध के बाद अशोक ने धर्म को अपना लिया, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को विश्व का इतिहास बना दिया, धर्म बना दिया। कहते हैं कि लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को लागू किया, अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों को लागू किया, और दोनों ही विश्व इतिहास में आज अगर हम नाम लेते हैं सम्राट अशोक और लेनिन,
या उससे पहले मार्क्स सिद्धांत के और महामानव बुद्ध के सिद्धांतों का, तो आज भी हम उसका पालन करते हैं। भारतवर्ष में आज बौद्ध धर्म की जो संख्या है, मानने वालों की संख्या है, वो बहुत ही कम है। लेकिन जब हम विश्व इतिहास में देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, दूसरा मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं, तीसरा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो कि एक हिंदू धर्म के साथ एक कल्चर ज्यादा माना जाता है, और चौथा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, और पांचवें ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो अशोक का जो साम्राज्य है, अशोक की जो बातें हैं, अशोक के जो कार्य हैं, वो विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हैं और भारत के इतिहास में आज भी प्रसिद्ध हैं। और आज भी हम अशोक के साम्राज्य को कहीं न कहीं हम देखते हैं और बहुत ज्यादा रूप में भी देखते हैं। ये डिपेंड ये करता है कि आप भारतवर्ष को अपने दैनिक चर्या में किस उद्देश्य के लिए आप उसको देखते हैं, उसको आप पढ़ते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है कि जिस दार्शनिक और दर्शन की खोज में सम्राट अशोक के पिता यूनान तक अपनी आंखें गड़ाए हुए थे, यानी कि किसी भी देश हो, चाहे वो अभी मॉडर्न युग है या मिडल युग है या उसके पहले का है, हर समय में विद्वानों की नीड होती है, किसी भी टाइप के विद्वानों की नीड होती है जो उसके शासन को चलाते हैं। तो कहते हैं कि अशोक के पिता ने जो दार्शनिक हैं, जो विद्वान जो लोग हैं, उनको पाने के लिए यूनान की तरफ देखा, और अशोक की आंखों ने जो दार्शनिक और दर्शन यही भारत में खोज लिए, क्योंकि जो अशोक के जो पिता हैं, उन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए, सत्ता को चलाने के लिए बाहरी देशों की तरफ दार्शनिकों के हेतु देखा। लेकिन अशोक ने ऐसे दार्शनिकों को अपने देश में ही खोज लिया। सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख देश के कोने से कोने में बिखरे पड़े हैं। उन्होंने भिक्षुओं के लिए पाषाणों को काटकर गुहाएं बनाई, यानी कि गुफाएं बनाई। बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और जगह जगह स्तंभ खड़ा किए, जिसकी चमकदार शानदार है। अशोक स्तंभ कारीगरी के अनोखे नमूने हैं। 450 फीट ऊंचाई की पत्थर के बने हुए, जिसकी चिकनाई से प्रत्येक युग के वासी चकित होते आए हैं। सारनाथ स्तंभ पर सिंहों की जैसी शक्ति का प्रदर्शन है। उनकी फूली हुई नसों में जैसी स्वाभाविकता है। वह न केवल इस देश के बल्कि समस्त संसार के मूर्ति विन्यास में अप्रतिम है। यानी कि जब हम अशोक के सिंहों को देखते हैं, जो स्टैंप है, भारत सरकार की जो स्टैंप है जिसमें 3 शेर है, वैसे तो उसमें 4 शेर हैं, लेकिन उसमें 3 एक तरफ से दिखाई देते हैं। जब उसकी बनावट को देखते हैं तो ये अगर आपको देखना है तो सारनाथ म्यूजियम में जाना होगा। सारनाथ का जो म्यूजियम है, जहां से उत्खनन हुआ है, और उत्खनन में अशोक के साम्राज्य के अवशेष मिले हैं, और उसी में जो भारत सरकार ने जो चिन्ह के रूप में, स्टैम्प के रूप में यूज किया है स्तंभ, यानी कि चिन्ह के साथ अशोक का, उसमें आप उसमें देख सकते हैं। मैंने उसमें विजिट की है, बहुत आलिशान है वो चीज, आप उसको देखिए। तो ये एक अप्रतिम है, आज वो बनाया नहीं जा सकता।
आज बनाया है अशोक स्तंभ, अशोक जो चिन्ह है भारत की संसद में, जो अभी भारत की नई संसद है और उसका पहला जो संसद चल रहा है अभी 31 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक, यानी कि 31 से जनवरी 15 फरवरी 2024 तक चल रहा है। तो उसके अगर आप टॉप में देखते हैं तो एक चिन्ह लगाया गया है। अगर उनके दोनों की तुलना करते हैं तो कारीगरी में सबसे, मैं मानता हूं कि कारीगरी दोनों ही अच्छी हो सकते हैं एक समय की, लेकिन अगर हम उसमें से एक बेस्ट चुनते हैं तो आप मौर्य काल के चिन्ह को बेस्ट ही चुनेंगे। आपको दोनों ही देखना होगा इसके लिए। मौर्य प्रशासन में वस्तुतः अनुशासन था। जयशंकर विद्यालंकार इसे अनुशासन ही मानते हैं। सुविधा के हिसाब से इसे प्रशासन भी कहे तो रोमिला थापर ने लिखा कि मौर्य शासन प्रणाली विस्तृत रूप से नियोजित की गई थी, जिसमें अनेक विभाग और अधिकारी इसके कार्य पूर्व स्पष्ट किए गए थे। कि प्रशासन जो आज हम प्रशासन हम देख रहे हैं, आज जो हमने गण तंत्र जो वर्ड यूज किया है वो अशोक के साम्राज्य से यूज किया है। आज का जो गणतंत्र जो प्रशासन प्रणाली चल रही है वो अशोक साम्राज्य के गणतंत्र का ही रूप है। तो सभी के काम बटे हुए थे और स्पष्ट रूप से थे। ऐसा प्रतीत होता कि ये प्रशासन अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन से कहीं सुसंगठित था। यानी कि जब हम अकबर का कार्यकाल देखते हैं, अकबर को भी महान कहा गया है और अशोक को भी महान कहा गया है, लेकिन अकबर से भी ज्यादा जो प्रशासन व्यवस्था थी वो महान अशोक की थी। सेना भी ऐसी कि सेल्यूकस की सेना को हार माननी पड़ी, जबकि मुगल सेना दुर्बल पुर्तगाली फौज से हार गई। यानी कि अशोक महान की जो सेना थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सेल्यूकस जिसको भी दूसरे नाम से जानते हैं, उसकी सेना से भी वो पावरफुल सेना थी। जबकि मुगलों की जो सेना थी, मुगलों की सेना पुर्तगाल जब आए इंडिया में, डच जब आए इंडिया में, ब्रिटिश जब आए इंडिया में, तो तीनों ही सेनाओं से बाहर गई थी। डचों ने हराया मुगलों को, फ्रांसीसियों ने हराया मुगलों को, ब्रिटिशों ने तो हराया मुगलों को। तो तीनों की जो सेना थी, उन तीनों ही सेनाओं ने मुगलों की सेना को हराया। सही अर्थों में सम्राट अशोक प्रथम राष्ट्रीय शासक थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक भाषा, एक लिपि देकर एकता के सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्र भारत ने सारनाथ स्तंभ, जो सारनाथ जो म्यूजियम है, अब सारनाथ जो है वो बनारस जो अभी है, बनारस से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। जब अगर आपको सारनाथ स्तंभ देख के आना, चिन्ह देख के आना है, तो बनारस रेलवे स्टेशन से आपको गाड़ी मिल जाएगी, बसें मिल जाएंगी या टैक्सी मिल जाएंगी। 15, 16, 20, 30 के आसपास किलोमीटर है। तो वहाँ एक म्यूजियम है। तो उस सारनाथ म्यूजियम में सारनाथ स्तंभ रखा गया है, चिन्ह रखा गया है, जिसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने लिया है और मानवता के इस महान शासक के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये जो भूमिका है सम्राट अशोक का सही इतिहास की एक भूमिका है जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। अब ये भूमिका में बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं। वैसे तो थोड़ा डिस्कस किया है, लेकिन इसका एक समरी हम करना अगर समझ करें तो पहला कि 2500 साल पहले जो अशोक का साम्राज्य हुआ, उसमें लोग
झूठ नहीं बोलते थे, मैगनिस्ट ने लिखा है। दूसरा, लोग ताले नहीं लगाते थे अपने घरों पे। और तीसरा, न्यायालयों में जाते थे। अब तीनों को हम देखते हैं, तीनों लाइनों को देखते हैं, तीनों वर्ड्स को देखते हैं कि झूठ नहीं बोलते। आज भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है। भारत यानी कि भारत के लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो इसमें आप कितनी झूठ बोलते हैं और मैं कितनी झूठ बोलता हूँ, वो आपकी और मेरी दिनचर्या पे शामिल है। अब इसमें ये नहीं है कि वो कैसे लोग उसको, उस डाटा को यूज करके बताते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आपका नेचर काफी कुछ बताता है, आपका काम बहुत कुछ बताता है। तो वो झूठ इकट्ठी हो जाती है और वो झूठ पूरे वर्ल्ड में आज भारत बोल रहा है। इसमें कौन कौन ज्यादा शामिल है और कौन कौन कम शामिल है, ये भी एक बड़ा विषय है। दूसरा, लोग ताले नहीं लगाते हैं घरों पे। आप घर से निकलते हैं, आप ताले लगाते हैं। मैं तो नहीं लगाता हूँ, 3-4 साल से मैं नहीं लगाता हूँ, खुला ही बस। हाँ, इस रूम के जरूर लगाता हूँ, जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, उस रूम को मैं लगाता हूँ, जैसे लोग सभी लगाते हैं, लेकिन मैं अपने घर में नहीं लगाता हूँ। तीसरा, न्यायालय जो है, जस्टिस मांगने के लिए बहुत कम लोग जाते थे। आज जस्टिस मांगने के लिए, न्यायालय मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए लाइन लगी है। चाहे आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें या पूरे जुडिशरी सिस्टम की बात करें, तो 4.5 करोड़ से आसपास, उससे ज्यादा केस पेंडिंग है जस्टिस मांगने के लिए। ये अब चौथी बात इसमें ये है कि भाई सबसे अहम जो लगी है या है, या तीनों भी अहम ही है। अब इसमें ये है कि अगर अशोक कहता है, महान अशोक कहता है कि मैं जहां भी हूं, जिस हालात में हूं, जहां जो कर रहा हूं, उस समय कोई भी भारतवर्ष का व्यक्ति, कोई भी मुझसे वो बात कर सकता है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूं। आज का दौर देखिए आप, वो 2500 साल पहले का दौर देखिए आप। बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अब आप ये कहोगे कि भाई तो समय चला गया, समय तो हर समय जाता है, इतिहास बनता है, लेकिन उस समय के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत हैं। आपका राजा कोई भी है या आपका राजनेता कोई भी है, लेकिन व्यक्ति अगर है, व्यक्ति अगर ठानता है अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, तो समाज और देश आगे बढ़ता है। आप ऐसे ही नेता चुनते हैं जैसे आप हैं। अगर आप बुरे नेता चुनते हैं तो बुरा समाज, बुरा देश बनेगा। अगर आप अच्छे नेता चुनते हैं तो अच्छा देश बनेगा। अब आज के जो हालात हैं वो अच्छा है, बुरा है, अभी फिलहाल उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम झूठ बोलने की बात करते हैं तो आज भारत में सबसे ज्यादा झूठ बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। ये आप गूगल सर्च कर लीजिए। कहता है कि मैं जहां भी हूं, जिस हालात में हूं,
मुझे आप बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी समस्या कह सकते हैं, क्योंकि सर्वहित लोकहित सबसे महत्वपूर्ण है, यही कर्म है। पेड़ लगवाए वृक्षों की ओर दोनों तरफ। एक बात मैंने और पढ़ी है कि अशोक के काल में, महान अशोक के काल में, जो घरों के बाहर जो नेम प्लेट हैं, घरों के बाहर जो नाम प्लेट हैं, ऑफिसेज के बाहर जो नेम प्लेट हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का है, रेजिडेंस है, कमर्शियल है, किसी भी टाइप का है, उस पे जो नाम प्लेट है, नेम प्लेट है, और दूसरा जो डिस्टेंस का जो नेम प्लेट है, डिस्टेंस किलोमीटर जो पिलर हैं, आज वो थोड़े से अपडेटेड हैं, ओल्ड भी हैं। जैसे हम सफर करते हैं तो पिलर भी गड़े हुए हैं, कितना किलोमीटर कोई चीज आती है तो दिखाया जाता है, तो डिस्टेंस दिखाया जाता है, तो न्यू साइन बोर्ड भी चलता है, नया अपडेट है। तो ये जो रूप है वो महान अशोक के जमाने से चला आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज की शुरुआत की। आप अपने घरों में अच्छी नेम प्लेट बनवाते हैं, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट होती है, तो वो जो देन है वो महान सम्राट अशोक के कार्यकाल की देन है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 में। अब विषय सूची में क्या है कि अशोक वंश, परिवार और जीवन। चैप्टर 2 में अशोक शिलालेख, स्तंभ और स्तूप। चैप्टर 3 में मूल्य, प्रभाव और प्रेरणाएं। और चैप्टर 4 में गल्प, मिथ और लिजेंद्रिया, कहावतें, झूठापन, ऐसा। तो अशोक का जो वंश और परिवार है और जीवन है, उसके 3 लाइनें हम करेंगे। सबसे पहले हम ये सुनते आए हैं और कहते भी आए हैं, काफी लोग कहते भी होंगे, जो सीता वह सिकंदर है, यानी कि जो जीता है वह सिकंदर है, और जो सिकंदर को जिताया वह सेल्युकस है, यानी सिकंदर को जिसने जिताया है, और जो सेल्युकस को भी जीता वह मौर्य है। आप समझ पा रहे हो? यानी कि जो कहते हैं ना, जो जीता वह सिकंदर है, लेकिन जो सिकंदर को जिताया है वो सेल्युकस है, और जो सेल्युकस को भी जीता वो मौर्य, यानी कि मौर्य में कौन है? महान अशोक है। ये हम बात मानते हैं। रियल हिस्ट्री ये है, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी बड़ा अगर सम्राट है तो वो अशोक है, वो भारत के इतिहास में है। इसमें ये बड़ा एक क्वेश्चन हो सकता है कि सिकंदर की बातें, कहावतें, कहानियां, किताबें, रिसर्च, पिक्चर्स आपको मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं, अशोक के नहीं मिलते हैं। अशोक का जो इतिहास है वो जमीन के अंदर है। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में जो एजुकेशन सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन लगने के बाद आज 80% एजुकेशन लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, हर धर्म के एजुकेशन के लोग हैं। लेकिन 1947 से पहले अगर हम देखते हैं तो 1947 में ओनली 12% एजुकेशन था इंडिया में, 12%। अगर 12% को भी हम समाज में डिवाइड करते हैं, धर्म में डिवाइड करते हैं, तो वो बहुत ही डाउन आ जाता है। मुगलों ने 450 साल राज किया, ब्रिटिशों ने 450 साल तक राज किया,
मुगलों के काल में सभी को, या उससे पहले अशोक से काल के बाद और मुगलों के काल तक और ब्रिटिशों के 1780 तक बहुत ही कम लोगों को पढ़ने का राइट था, एजुकेशन था। बहुत ही कम, समाज के गिने चुने लोगों को राइट था। जिसके पास राइटर हैं, जिस समाज के पास राइटर हैं, उस समाज का इतिहास लिटरेचर में आपको मिलेगा। और जो लिटरेचर में मिलेगा तो लोग उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणगान करते हैं। अगर आपके पास, आपके समाज के पास, आपके देश के पास अच्छे लेखक नहीं है, अच्छे दार्शनिक नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अशोक का जो साम्राज्य है उसको विस्तृत रूप से समझने के लिए बहुत सारे एपिसोड हम समझ सकते हैं, लेकिन आप ये बुक आप खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आज का जो दौर है, इतिहास में हमें जाना होगा और इतिहास से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंफॉर्मेशन द पावर इज पावर में हमने महान सम्राट अशोक के सच्चे इतिहास की भूमिका पर डिस्कस किया है। आप इस पुस्तक को पढ़िए, सम्यक प्रकाशन की है, कुछ ज्यादा इसका रेट नहीं है, महज 175 रुपये है, आपको 200 रुपये के आसपास पड़ेगी। मैं समझता हूं कि सूचनाएं जैसे भी हैं आपको ले लेनी चाहिए। उस व्हाट्सएप से ज्यादा इंफॉर्मेशन है जिसमें हम रोज देखते हैं, लेकिन किताबें हमें आगे बढ़ने का ज्यादा मौका देती हैं, हमें शासन करने का मौका देती है, हमारी पीढ़ी को आगे शासन करने का मौका देती हैं। तो आप आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।